हेलो फ्रेंड्स, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये पीएस मंत्र टेस्ट सीरीज फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। स्पेशल आर ओ 5 दिसंबर के लिए है। 22 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में किए थे। हम 23वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है। इसमें कौन सा एक बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध बन गया? मतलब कौन सा एक बौद्ध भिक्षु था जो नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध बन गया? पहला है डेमेट्रियस, दूसरा डेरियस, तीसरा मिनांडर, चौथा है यूक्रेटाइडस। तो कौन सा है ये? मिनांडर जो है वो एक बौद्ध भिक्षु था जो नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध बन गया था। टेमेड्रियस वंश की राजधानी साकल थी। और भी इसमें चीज़ें जो हैं उसको बता दो। टेमेड्रियस जो थी वो एक वंश था। टेमेड्रियस एक वंश है जिसकी राजधानी साकल है। ठीक। दूसरा है आपका मिनांडर, जिसे मिलिंद कहते हैं। ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। किस वंश का? टेमेड्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा था मिनांडर, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध बन गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रवातक अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, कालाशोक। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो किससे संबंधित है? तो ये कनिष्क से संबंधित है। रवातक जो अभिलेख है वो कनिष्क से संबंधित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित है ये। ठीक। इस अभिलेख में कनिष्क द्वारा एक नया संवत शुरू करने का उल्लेख मिलता है, जिसे कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, कनिष्क को जो है वो कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। तो याद रखना, कनिष्क किससे संबंधित है? कुषाण वंश से। किससे? कुषाण वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। दूसरा ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी है। दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तीसरा ऑप्शन है बिलसर अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। ठीक। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय है हर्षेड को दिया जाता है। ठीक है। इसमें जो है संस्कृत भाषा संस्कृत थी और जो लिपि थी वो देवनागरी नहीं थी, बल्कि वो कौन सी थी? वो लिपि ब्राह्मी थी। ठीक। इसलिए ये कथन गलत है। निम्नलिखित आगे आते हैं। हुडो के आक्रमण के समय गुप्त शासक था। गुप्त शासक कौन था? हुडो का आक्रमण हुआ तो उस समय गुप्त शासक कौन था? तो उस समय गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन आपका डी सही है। जो हुडो का प्रथम आक्रमण हुआ था उसके स्कंदगुप्त के समय हुआ था, जिसका नेतृत्व हुडो के नेता खुसनवाज ने किया। किसने? खुसनवाज ने। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित कर उनका आक्रमण विफल किया था। ठीक है। तो किस अभिलेख में हुडो को पराजित करने का मिलता है? तो ये याद रखना, जूनागढ़, जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। गुप्तकालीन अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अग्रगाहित को दान विभाग कहा जाता था। दूसरा ऑप्शन है संधि विग्रहिक को युद्ध एवं संधि से रिलेटेड है। महाबलाधिकृत से जो है वो शिक्षा और धार्मिक मामले से संबंधित है। महादंड नायक जो है वो न्याय विभाग से संबंधित है। ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। ये सुमेलित नहीं है। महाबलाधिकृत ये शिक्षा और धार्मिक मामले से संबंधित नहीं था, बल्कि ये किससे था? नाम से ही देख लो, महाबलाधिकृत, यानी ये सैन्य से रिलेटेड था। किससे? सैन्य से रिलेटेड था, इसलिए ये गलत है। ठीक है। जबकि शिक्षा और धार्मिक मामले से जो संबंधित जुड़ा अधिकारी था उसको क्या कहते थे? उसको विनय स्थिति कहते थे। क्या कहते थे इसको? विनय स्थिति। जो शिक्षा और धार्मिक मामले से उसको विनय स्थिति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिगवा का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता से संबंधित है? जो तिगवा का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है? तो तिगवा पहले, इसका पहला ऑप्शन सही है। कृष्ण है, शिव है, विष्णु है, पार्वती। तो किस देवता से संबंधित है? तो ये है आपके विष्णु देवता से। ठीक है। अब तिगवा का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये पहले जान लो। तिगवा का मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक। ये गुप्त कालीन भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है और गुप्तकालीन स्थापत्य में सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ठीक है। पहला ऑप्शन है कुमार संभवम, दूसरा रघुवंशम, तीसरा है दस कुमार चरितम, चौथा है मालविकाग्नि मित्रम। तो कुमार संभवम
तो कालिदास की रचना है, रघुवंशम भी कालिदास की रचना है, मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास की रचना है। बस 10 कुमार चरितम ये कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि ये दंडिन की रचना है। किसकी? दंडिन, ये दंडिन की रचना है। ठीक है, तो ये याद रखना। कालिदास की और रचनाओं के बात करें तो ऋतु संहारम है, मेघदूतम है, ठीक, और आपका मालविकाग्निमित्रम हो ही गया है, विक्रमोर्वशीय है। ये 3-4 रचनाएं और हैं जो कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। संगम कालीन जो राज्य में सबसे प्राचीन चेर राज्य को माना जाता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर पुल बनाया था। तीसरा ऑप्शन है पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था। अब तीनों में से विचार करना है कौन सा आपका सही है। ठीक, तो आपका ऑप्शन केवल पहला सही है, संगमकालीन राज्यों में प्राचीन चेर राज्य को माना जाता था। दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर पुल बनाया था। लेकिन पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि इनका प्रतीक चिन्ह था जो है वो बाघ नहीं बल्कि मछली था। क्या था इनका प्रतीक चिन्ह? मछली था। पांड्य राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन का शाह का वास्तविक नाम क्या था? जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन, उसका वास्तविक नाम क्या था भाई बहमन शाह का? पहला है मोहम्मद शाह प्रथम, दूसरा है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, तीसरा है हुमायूं और चौथा है जफर खां। तो कौन सा इसमें सत्य है? जफर खां इसका वास्तविक नाम था, बाद में इसका नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रख दिया गया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है तो स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। दक्कन का नीरो किस शासक को कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो कहा जाता है हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर बुक्का को विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने में किसका सहयोग प्राप्त हुआ? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं विद्यारण्य, सायण, श्रीनाथ, नरसानायक। तो किसका सहयोग आप प्राप्त हुआ है ये बताना है आपको। तो ये है विद्यारण्य और सायण का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है हरिहर और बुक्का को जब विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? जो नूनिज था पुर्तगाली यात्री, किसके शासनकाल में आया था? पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, दूसरा है अच्युत राय, तीसरा है देवराय द्वितीय, चौथा है देवराय प्रथम। तो ये आया था आपके अच्युत राय के शासनकाल में। पुर्तगाली नूनिज जो थे अच्युत राय के शासनकाल में आए थे। जो अब अगर ऑप्शन देख लिया जाए तो देवराय जो प्रथम है इनके शासनकाल में आए थे इतावली यात्री जो थे निकोलो कोंटी। देवराय द्वितीय जो हैं इनके शासनकाल में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक आए थे। ठीक, कृष्णदेव राय जो हैं इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस एवं डुआर्ट बारबोसा जिसको कहते हैं वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? जो किस वंश का शासक था? पहला ऑप्शन संगम है, दूसरा तुलु है, तीसरा सालू है, फिर आर्यडू है। तो कौन से वंश का शासक था? ये था तुलु वंश का शासक। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था, ये याद रखना। कृष्णदेव राय की जो शासनकाल था 1509 से 1529 ईस्वी तक था। ठीक है, ये तुलु वंश के महान शासक के रूप में जाने गए। उसने क्या है तेलुगु साहित्य के उत्थान हेतु 8 महान कवियों का अपने दरबार में नियुक्त किया गया, जिसे उसको आंध्रभोज की उपाधि दी गई थी। ये कुछ अलग से चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया? बताइए भाई, कौन सा कार्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया? आपके पास ऑप्शन है दोआब में कर वृद्धि, खुरासान पर आक्रमण, तीसरा ऑप्शन है किसको पर प्रदत्त तकावी ऋण को माफ़ करना, चौथा ऑप्शन है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। तो कौन सा इसमें ऐसा कार्य है जो तुगलक द्वारा नहीं किया गया? तो कृषकों का प्रदत्त जो तकावी कृषि को ऋण माफ़ करने वाला ये कार्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया है। दोआब में कर वृद्धि ये किए हैं, खुरासान पर आक्रमण भी किया गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सल्तनत काल में आर्य मुमालिक नामक एक अधिकारी कौन से विभाग का प्रधान होता था? तो ये आर्य मुमालिक जो अधिकारी था वो कौन से विभाग का प्रधान था? सैन्य विभाग का था कि विदेश विभाग का, न्याय विभाग का कि बाजार नियंत्रण का? 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही है आपका
ए, कौन से विभाग का? सैन्य विभाग का। ठीक, अब विदेश विभाग को क्या कहा जाता था? तो विदेश विभाग को रसालत ए मुमालिक। ठीक, न्याय विभाग को दीवाने न्याय विभाग को काजी उल कुजात, और जो है बाजार नियंत्रण को कहा जाता था दीवाने रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इल्तुतमिश के संबंध में क्या सत्य है? तो इल्तुतमिश के संबंध में ऑप्शन है, इल्तुतमिश द्वारा अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी तुर्कान चाहलगानी की नियुक्ति की गई। दूसरा ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने इक्ता शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया है। तो कौन सा इसमें सही है? ये दोनों सही है, इल्तुतमिश के संबंध में ये दोनों सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, पहला ऑप्शन है। दूसरा है इल्तुतमिश का मुल्तान, सिकंदर लोदी का आगरा, अलाउद्दीन का सीरी। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो मुल्तान नहीं थी, बल्कि इल्तुतमिश की राजधानी जो थी वो क्या थी? दिल्ली थी। ठीक, इल्तुतमिश ने क्या किया था? एक अलवारी तुर्क था जिसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो इसने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो ये ऑप्शन गलत है, यही एक सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन याद रखना दिल्ली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा सुमेलित करना है भैया? अलाउद्दीन खिलजी किससे संबंधित हैं? तो अलाउद्दीन जो खिलजी हैं वो दीवाने रियासत, पहला जो ऑप्शन सुमेलित है आपका दूसरे से। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी किससे रिलेटेड है? दीवाने रियासत से। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने अमीर को ही। फिरोज तुगलक किससे रिलेटेड है? दीवाने खैरात से। अब बलबन फिर पहले दीवाने आरजे से। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है? 2 3 4 1। 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1 यहाँ पे है, ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। दूसरा ऑप्शन है, बलबन ने शासनकाल में रक्त और लौह की नीति को अपनाया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, सिकंदर लोदी द्वारा सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की गई। चौथा ऑप्शन है, सैयद वंश के जो संस्थापक खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो सिकंदर लोदी द्वारा द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की गई थी, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ग्रहण की गई थी और इसने अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था, ये याद रखना। सिकंदर लोदी गुरलुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था, याद रखना, गुरलुखी के उपनाम में से एक फारसी में कविताएं लिखता था। इसे नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शासक हैं और एक लेखक हैं, कौन से शासक के समय में कौन सा लेखक था? तो पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय में इब्न बतूता, मुबारक शाह, याहिया बिन अहमद, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, इब्राहिम लोदी, जियाउद्दीन बर्नी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता थे, ये सही है। मुबारक शाह के समय याहिया बिन अहमद थे, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो थे, ये भी सही है। तो इब्राहिम लोदी के समय जियाउद्दीन बर्नी थे, ये गलत है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का एक प्रमुख लेखक था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का एक प्रमुख लेखक था। उसने फारसी में तारीख फिरोज शाही नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये ऑप्शन आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अद्धा एवं बिख नामक सिक्के सल्तनत काल के किस शासक द्वारा चलाए गए? तो ये आपका ऑप्शन है फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा अद्धा और बिख नामक सिक्के सल्तनत काल के द्वारा चलाए गए, शासनकाल में चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सर्वाधिक लंबा शासन किस वंश का रहा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है मामलक वंश का, दूसरा ऑप्शन है आपका सैयद वंश, तीसरा है खिलजी वंश, चौथा है तुगलक वंश। तो कौन सा शासक है जो सबसे ज्यादा लंबा शासित किया है भैया? तो ये आपका ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल था, पहले मामलक वंश का शासनकाल हम ये देख लेते हैं, 1206 से 1290 ईस्वी। ठीक, सैयद वंश का जो शासनकाल था वो 1414 से 1451। ठीक, खिलजी वंश का जो था वो 1290 से 1320, और जो तुगलक वंश का शासन था वो 1320 से 1413। ठीक,
तो अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा शासनकाल 1206 से 90, यानी ये 84 साल, 14 से 51, ठीक, 14 छः 20, 31, 31 छः 37 साल, ठीक, ये 84, ये 37, और 90 से 1320, यानी लगभग 30 साल, लेकिन 1320 से 1413, ठीक, तो ये आपका हो गया 7 का मतलब लगभग 93 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है उग्र गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो भूमि कर, उग्र गैर मुस्लिमों से लिया जाना भूमि कर। दूसरा, खराज मुस्लिमों, जो खराज है वो मुस्लिमों से लिया जाना भूमि कर है। मतलब दो ऑप्शन दिया हुआ है, उग्र जो है एक खराज के बारे में। उग्र क्या कह रहा है कि गैर मुस्लिमों से किया जाने वाला भूमि कर है, खराज है मुस्लिमों से लिया जाना भूमि कर है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? ठीक, ऑप्शन ये आपको बताना है। तो कौन सा सत्य नहीं है? ये दोनों के दोनों, ठीक है। खराज क्या था? वो खराज क्या था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और उग्र था कि मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और बता दें, खुम्स एक आता था इसमें, खुम्स जो था, खुम्स वर्ड का यूज किया गया, तो वो लूट, खानों और भूमि में जो गड़े खजानों से प्राप्त धन था उसका 1/5 भाग राज्य का अधिकार था और 4/5 भाग पे सैनिक का अधिकार होता था। ठीक, एक आता है फिर जकात। जकात में क्या था? मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया गया था। ठीक, फिर आता है जजिया। जजिया, जो जजिया था वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नंबर 1 है, फिरोज तुगलक ने दारुल सफ़ा औषधालय एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। दूसरा ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल ग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार कराई गई थी। तीसरा ऑप्शन है, मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर भारत पर आक्रमण हुआ। चौथा ऑप्शन है, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम गायक शासक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो कौन सा ऑप्शन आपका असत्य है? ठीक, तो सी जो है वो आपका असत्य है। मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर पर आक्रमण किया, ये असत्य है। क्योंकि मोहम्मद शाह तुगलक के समय जो तैमूर था, सेनापति तैमूर लंग था, उसने तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दौला महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था, जबकि मोहम्मद शाह तुगलक के समय नहीं किया था। याद रखना। तो तैमूर का जो आक्रमण था वो किसके समय हुआ था? नसीरुद्दीन महमूद के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं करवाया गया था? ठीक, कौन सा निर्माण नहीं करवाया गया था? तो सबसे पहले है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दूसरा ऑप्शन है कुवत उल मिजाद मस्जिद। तीसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार। ठीक, तो इसमें है चौथा ऑप्शन आपका कौन सा है? चौथा ऑप्शन है आपका जहां पनाह नगर। तो एक बार देख लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। कुतुब मीनार ये भी इसी ने कराया था। तो इसका लास्ट ऑप्शन ही होगा कि जहां पनाह जो है नगर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं कराया गया था। तो लास्ट ऑप्शन आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48वें में, संस्कृत भाषा में जाम्बुवती कल्याण की रचना किस शासक द्वारा की गई है? तो संस्कृत भाषा में जाम्बुवती कल्याण की रचना जो है किस शासक द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय। दूसरा है देवराय द्वितीय। तीसरा है देवराय प्रथम। चौथा है हरिहर प्रथम। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये है कृष्णदेव राय के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवां दीवारों, बट्टार और सलामी पद्धति का निर्माण में प्रयोग सल्तनत काल में किस वंश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपको तुगलक वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सीदी किसे कहा जाता है भाई? तो भारत का सीदी हसन ए दहलवी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में किंग जॉर्ज का बादशाहनामा किसने भेंट किया था? तो किंग जॉर्ज का जो बादशाहनामा था वो अवध के नवाब ने भेंट किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्रे इजदी का विचार जो है वो जो मुगल तंत्र राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो ये ऑप्शन आपका शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी द्वारा। किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये पहला ऑप्शन है, वह जहांदर शाह को सत्ता में लाए। दूसरा है, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई। और चौथा ऑप्शन है, उन्होंने राजा साहू के साथ एक समझौता किया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि वह जहादर शाह को सत्ता में लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया था? तो फतहनामा जो जारी किया था वो किस विजय के उपलक्ष्य में किया था? चित्तौड़ विजय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
एक तरफ मुगलकालीन अधिकारी हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभाग हैं। ठीक, तो मीर आतिश जो है वो जल सेना का प्रधान है। दूसरा ऑप्शन है मीर बर वन विभाग के हैं। तीसरा ऑप्शन है मुशरिफ समाचार लेखक। और लास्ट ऑप्शन है मीर बहार धर्माधिकारी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका है बी जो है वो सही सुमेलित है और सभी सही सुमेलित नहीं है। ठीक, मीर आतिश जो थे वो शाही तोपखाने का प्रधान कहा जाता था। मुशरिफ जो था वो लेखाधिकारी कहा जाता था। ठीक, मुशरिफ जो था वो लेखाधिकारी था, लेखाधिकारी। और मीर बहार जो थे वो जल सेना का प्रथम था। जो जल सेना का प्रधान जिसको कहा जाता था वो मीर बहार को कहा जाता था, याद रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मुगलशाली सिक्कों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, पहला ऑप्शन है मुहर, संसब, निषाद। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का जहांगीर द्वारा चलाया गया था? 3 सिक्के दिए गए हैं, कौन सा सिक्का जहांगीर द्वारा चलाया गया था ये आपको बताना है। तो जहांगीर द्वारा जो चलाया गया था वो ऑप्शन आपका केवल 3 है। निसार जो है वो जहांगीर द्वारा चलाया गया था। ठीक, अब दो और सिक्के हैं। तो इसमें क्या है, जो मुहर है वो अकबरकालीन सोने का एक सबसे प्रचलित सिक्का था। और संसब भी जो है वो अकबर के समय में सोने का एक सिक्का था जो बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। तो ये दोनों जो सिक्के थे वो किसके समय के थे? वो अकबर के समय थे। लेकिन जो निसार है वो जहांगीर के समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगलकालीन चित्रकार हुमायूं के दरबार में था? तो कौन सा मुगलकालीन चित्रकार हुमायूं के दरबार में था? मीर सैयद अली। पहला ऑप्शन आपका सही है। मीर सैयद अली जो है वो हुमायूं के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी। दूसरा ऑप्शन है इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ऑप्शन इसका क्या है? दोनों सही नहीं है। ठीक, चांद बीबी जो है मुगल शासक अकबर के समकालीन थी, जहांगीर के समकालीन नहीं थी। ठीक, और चांद बीबी ने समझौते के माध्यम से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, पहला कथन है शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। दूसरा ऑप्शन है पुरोहित गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया था। तो आपका ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपका सही है। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की और पुरोहित गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका मराठा सेना का गठन जो है वो मुगल व्यवस्था पर आधारित था। दूसरा ऑप्शन है मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था। तीसरा ऑप्शन है शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर रहते थे। चौथा ऑप्शन है पेशवा लोग जो है वो सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे। तो इसमें कौन सा सही है? यह सी जो है वो सही नहीं है। शिवाजी सामंतशाही और सेना पर निर्भर रहते थे, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दीवाने खास आगरा में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है दिन पनाह में किलाए कोहना मस्जिद स्थित है। चौथा ऑप्शन है लीलावती की रचना फैजी ने की है। ठीक, तो चौथा ऑप्शन है मुसम्मन बुर्ज आगरा में स्थित है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लीलावती की रचना फैजी ने की थी, ये गलत है। लीलावती की जो रचना थी वो भास्कराचार्य ने की थी। किसने? भास्कराचार्य ने की थी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और सारे ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ठीक, कौन सी इमारत आपकी फतेहपुर सीकरी में नहीं है? पहला ऑप्शन है किलाए कोहना मस्जिद। दूसरा है मरियम की कोठी। और तीसरा ऑप्शन है आपका इस्लाम का शाह का मकबरा। और चौथा है सलीम चिश्ती का मकबरा। तो जो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ये उपस्थित है। इस्लाम शाह का मकबरा भी उपस्थित है। ठीक, आपकी मरियम कोठी ये भी है। किलाए कोहना मस्जिद जो है ये आपका उपस्थित वहाँ नहीं है। ठीक, ये कहाँ पे है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, ये याद रखना। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रोहमा कहा है? ठीक, तो पाल राज्य को रोहमा कहा है अरब व्यापारी सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक
उत्तर दक्षिण के बीच सेतु का काम किया है, तो किसने किया है? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसने किया है? तो राष्ट्रकूट राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण के बीच सेतु का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किसे से संबंधित है? तो जो गिल्ड है वो किससे संबंधित है? व्यापारिक श्रेणियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। उपर्युक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ये किस राजवंश से संबंधित है आपको बताना है, तो ये है राष्ट्रकूट राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था? फर्रुख शेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपके बहादुर शाह प्रथम, फिर उसके बाद जहादर शाह 3, 4, फिर उसके बाद आपका ऑप्शन में है फर्रुख शेर पहला ऑप्शन, और फिर अहमद शाह 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 में पहला ही ऑप्शन है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, पहला ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली ने को दुर्रे दुरानी की उपाधि दी गई। दूसरा ऑप्शन है फर्रुख शेर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। तीसरा ऑप्शन है अली बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा गया है। ठीक, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया। ठीक, तो आइए फिर से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा सत्य नहीं है? अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी की उपाधि दी गई, सही है। फर्रुख शेर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है अली बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा गया, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि किंग मेकर किसको कहा जाता है? अली बंधुओं को नहीं, बल्कि सैयद, कौन से बंधु थे? सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, ये याद रखना। लास्ट ऑप्शन है मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा जो है वो प्रदान की है? भैया फर्रुख शेर तो जो थे उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा के भारत आने से पूर्व भी कई शताब्दियों तक यूरोपीय यात्री जो है वो आते रहे थे। ठीक, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय के कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको भैया। गुजरात में महमूद जो बेगड़ा का शासन था। दूसरा ऑप्शन है समस्त उत्तर भारत कई छोटी शक्तियों में विभाजित था। तीसरा ऑप्शन है दक्कन के क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य जो है छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित था। और चौथा ऑप्शन है भारत में अधिकतर साम्राज्यों की नौसैनिक शक्तियां बहुत कमजोर थीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है कि 1, 2 सही है, दूसरा तीसरा सही है, कि 1, 2, तीनों सही है, कि सभी सही हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ये आपके चारों के चारों सही हैं। ठीक, ये आपके चारों के चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? ठीक, तो सही सुमेलित कौन सा है? 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने राज्य की राजधानी बनाया। ठीक, दूसरा ऑप्शन है 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया। तीसरा ऑप्शन है 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार किया। चौथा ऑप्शन है 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों ने डचों से छीना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही सुमेलित है? तो पहला है पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। 1535 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया, दमन पर नहीं बल्कि इन्होंने दीव पर अधिकार किया था 1535 में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर आक्रमण किया, दीव पर अधिकार किया, तो ये दीव पे नहीं बल्कि दमन पे किए थे उस समय, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग पर पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लुई 14 में मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लिनाइयर डुमास में भारत में 1720 और 1742 के बीच फ्रांसीसी शक्ति को सुदृढ़ किया और बंगाल कोरोमंडल
और मालाबार तट से कारखानों को स्थापित किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों के दोनों कथन सही हैं। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की लुई 14वें द्वारा के मंत्री कोलबर्ट ने रखी। और दूसरा ऑप्शन भी सही है, लिनाइयर टोमास भारत में 1720 और 1742 के बीच फ्रांसीसी शक्ति को सुदृढ़ किया था। बंगाल कोरोमंडल मालाबार तट में कारखानों को स्थापित किया था। ये सारे के तीनों के दोनों के ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, फ्रांस के सम्राट की असंगठित नीति। दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसियों के लिए वाणिज्य प्रेरणा का अभाव। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों की मजबूत सामरिक नीति। और चौथा ऑप्शन है पुर्तगालियों से बड़ी मात्रा में लिया गया उधार। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मतलब प्रमुख कारण थे, असफलता के प्रमुख कारण थे। पहला ऑप्शन सही है, फ्रांस सम्राट की असंगठित एक नीति थी। दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसियों के लिए वाणिज्य प्रेरणा का भी अभाव था, यह भी ऑप्शन सही है। तीसरा है अंग्रेजों की मजबूत सामरिक रणनीति, यह भी सही है। पुर्तगालियों से बड़ी मात्रा में लिया गया उधार, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा, 75 का बी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण कौन से थे। ठीक, तो मुगल साम्राज्य के प्रमुख कारण क्या थे पतन के। नंबर 1 है कमजोर उत्तराधिकारी। दूसरा है उत्तराधिकार की लड़ाई। तीसरा है मराठा चुनौती। चौथा है कमजोर की आर्थिक स्थिति। पांचवा है यूरोपियों का आगमन। छठा है राष्ट्रवाद का भावना का अभाव। ठीक, तो आपका कौन कौन से ऑप्शन आपके प्रमुख कारण थे, तो ये ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 2 3 6। दूसरा है 1 3 5 6। तीसरा है 1 2 3 4 और लास्ट में है सभी। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कमजोर उत्तराधिकारी बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तराधिकार की लड़ाई ये भी सही है। मराठा चुनौती आई थी ये भी सही है। कमजोर आर्थिक स्थिति भी हुई थी ये भी सही है। फिर हाल में यूरोपियों का जो आगमन हुआ वो भी एक रीजन था। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था इनमें। तो ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत का जो शिकार है वो पहला राज्य कौन सा था। तो वो ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, सतारा 1848 में ये हुआ था व्यक्तिगत सिद्धांत का पहला शिकार। संभलपुर इसके बाद 1849 में हुआ था। ठीक, भारत उदयपुर जो था, उदयपुर आपका 1850 में। ठीक, और फिर नागपुर जो था वो 1854 में, याद रखना। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1852 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में। चौथा जो है ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870 से 80 में। ऑप्शन है आपका 1 2 2 3 3 4 1 4, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, तो आपका ऑप्शन है पहला जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ, सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1839 से 42। कब, 1839 से 42। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1852 में। चौथा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध अफगान युद्ध 1870 से 80 में हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो 1 और 4 ऑप्शन कहाँ पे है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूथम्पी ने विद्रोह किया था। बेलूथम्पी ने किस चीज़ का विद्रोह किया था, तो ऑप्शन है त्रावणकोर में इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन आज यहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट 60 क्वेश्चन बचेगा जो वो हम पार्ट 3 में करेंगे। पायक क्या थे। ठीक, तो पायक के बारे में पूछा जा रहा है। तो पायक क्या थे, ऑप्शन आपके पास है ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे, कि आंध्र प्रदेश के जमींदार थे, कि केरल के मुस्लिम मजदूर थे, कि आंध्र प्रदेश के किसान बुंदेलखंड के किसान थे। तो इसका ऑप्शन जो है सही है आपका ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे। जो पायक थे वो ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे। आज के लिए 80 पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 60 क्वेश्चन पूरा कवर करेंगे थर्ड में। थैंक यू सर।